जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य आधारित काव्य शास्त्र पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था प्रश्न नंबर 12। कुछ यहाँ पे कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो दिए गए थे। 10 रूपक, धनंजय, अलंकार सर्वस्व, रुय्यक, काव्य प्रकाश, मम्मट, उज्ज्वलन, नीलमणि, रूप गोस्वामी, रस गंगाधर, जगन्नाथ। इसके आगे की वीडियो को हम लेकर के जाना आगे के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 13 है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य की कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो यहाँ देखिए विवादित दिया है, यानी औचित्य के 27 हैं, लेकिन इसमें 27 विकल्प नहीं दिया है, 28 दे दिया है, 23, 19 और 29। तो प्रश्न विवादित रहा है, तो हम इसकी व्याख्या में चलते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है, जिनमें पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कार्य, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, कालदेश, कुलव्रत, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद हैं। आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अर्थात ये माना था 28, जो कि सही नहीं है, अर्थात 27 हैं, याद रखना है। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन हैं? तो अभी ऊपर वाले में देखा क्षेमेंद्र हैं। प्रश्न नंबर 15 है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ है आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। व्याख्या थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा की खोज से जुड़ा हुआ है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उसका केंद्र बिंदु है काव्य स्यात्मा। ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। उनकी मान्यताएं धन्यालोक में उपलब्ध हैं। ध्वन तत्व के विरोध को भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन थे। मुकुल भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य थे। ध्वनि की परंपरा आनंदवर्धन से पूर्व भी विद्यमान थी। अलंकारवादी आचार्यों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी अनेक अलंकारों के लक्षणों अथवा उदाहरणों में स्पष्ट अथवा प्रकारांतर से ध्वनि के संकेत मिल जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रथम बार व्यवस्थित व्याख्या की, किंतु उनका प्रबल विरोध हुआ। बाद में आचार्य मम्मट ने अपनी विवेचना द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। ये कश्मीर के महाराजा अवंती वर्मा के आश्रित कवि थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, धन्यालोक के अतिरिक्त आनंदवर्धन के और भी ग्रंथ हैं, जैसे है देवी शतक, अर्जुन चरित्र, सविक्रमवाण, लीला, विनिश्चय, टीका, विवृति और तत्वालोक। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो ये हैं, सी विकल्प है ध्वनि। ऊपर की व्याख्या में हम वो देख चुके हैं।
आनंदवर्धन के बाद इन्होंने उसकी पुष्टि की है। काव्य के विशिष्ट तत्वों के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो आनंदवर्धन ने किया। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, तो ये हैं आचार्य आनंदवर्धन डी विकल्प। हिंदी साहित्य की रसवादी आचार्य हैं, तो ये हैं नगेंद्र। व्याख्या है, हिंदी साहित्य में नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। इन्होंने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत में रस एवं साधारणीकरण पर गूढ़ शास्त्रीय विवेचना किया। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, क्षेमेंद्र औचित्यवादी तथा राजशेखर रीतिवादी आचार्य हैं। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना? तो ये हैं आनंदवर्धन। व्याख्या है, आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनि सी उनका अभिप्राय काव्य अनुभूति रूप कथा से है, जो वाचक शब्दों की अपेक्षा व्यंजक शब्दों द्वारा मार्मिकता से प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कथनों में एक स्थापना ए है, दूसरा तर्क आर है। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना आर, भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एक एकत्र सम्मेलन है। आगे चलते हैं, आर की में क्या कहा गया है। तर्क यहाँ दिया गया है आर में, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सी है, आर और सही, ए और आर दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत स्थापना सही है, क्योंकि भरत मुनि ने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विविध ललित कलाओं का सम्मिश्रण है। प्रस्तुत तर्क भी सही है, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ ये है आनंदवर्धन। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में सी को माना है। जबकि बलदेव उपाध्याय ने अपनी पुस्तक संस्कृत आलोचना संस्करण 1957 में स्पष्ट लिखा है कि ध्वनि के सिद्धांत को व्यवस्थित करने का श्रेय आचार्य आनंदवर्धन को प्राप्त है। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो ये है ध्वनि का। व्याख्या दिया गया है, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है, जहाँ अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं,
विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा गया है। ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद में इस प्रकार कहा है। विद्वानों ने कहा है कि वाच्य से व्यंग के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य होता है। मिथक का ध्वनि घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, ये विकल्प सही है। मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग हैं, यहाँ देख लेते हैं। धार्मिक मिथक, प्राकृतिक मिथक। अब इसमें धार्मिक को दो भागों में उपास्य देवों के स्वरूप से संबंध मिथक और कर्मकांड संबंधी मिथक। मिथकीय चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र युंग, लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड इत्यादि हैं। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो ये है आनंदवर्धन। गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। रीति और गुणों से संबंध आनंदवर्धन की मान्यता को जिस प्रकार पर्वतीय काव्य शास्त्रों में सिद्धांत स्वीकार किया गया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेत श्रेष्यो इति, यह मत किस विद्वान का है? तो ये है बी आचार्य राजशेखर का। व्याख्या दिया गया है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेत श्रेष्यो इति राजशेखर की उक्ति है। वस्तुतः राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर माना है। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए, कार्य इत्री प्रतिभा और भाव इत्री प्रतिभा। नोट यहाँ दिया है। प्रस्तुत प्रश्न को उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो को थोड़ा क्या, इसको पूरा शेयर करें। जो भी आपके आसपास आपके सगे संबंधी हों, जो टीजीटी, पीजीटी यानी अध्यापक परीक्षा तैयारी करते हों, उनको शेयर करें। धन्यवाद।